नमस्कार। शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं खास शो सास बहू और सेंसेक्स। और इस हफ्ते का मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर, लास्ट एपिसोड होगा। अदरवाइज के बाद नेक्स्ट वीक बजट के बाद हम लोग इस एपिसोड को रिज्यूम करेंगे, क्योंकि कल फ्राइडे है, आपको पता है, वो वीकली स्पेशल का दिन होता है। चलिए आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेरा ट्विटर आईडी सब कुछ आएगा। आप लोग प्लीज रीच आउट करिएगा। कोशिश करूंगा, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज तो ऑलरेडी बुक्ड है। आने वाले दिनों में आप लोगों की क्वेरीज हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकें इस शो में। आज मदद करने के लिए आप लोग की स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के सचिदानंद उत्तेकर। सचिन, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, लाइव सबकी क्वेरीज सॉल्व करवाने के लिए। सचिन से बात करता हूं मार्केट पे, उससे पहले जरा मार्केट्स का परफॉर्मेंस स्क्रीन पर आएगा। तो दबाव के साथ कामकाज हो रहा है और सुबह गैप डाउन शुरुआत हुई और मोटा मोटी उन्हीं लेवल से आसपास से कोई मीनिंगफुल रिकवरी स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आएगी। इनफैक्ट एट डेज लोज इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए 13,800 के लेवल्स हैं और 13,795 तो दिन के लोज ही थे। तो एग्जैक्टली कह लीजिए, प्रिसाइसली एट डेज लोज। तो मीनिंगफुल रिकवरी भूल जाइए, फ्रेश लोज की तरफ हम बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 1.25% की कमजोरी के साथ कामकाज, और ये बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया। थर्सडे को वीकली एक्सपायरी से दबाव बढ़ना शुरू हुआ था और उसके बाद हर दिन प्रेशर, और आज फिर से प्रेशर माउंट होता हुआ। और दिक्कत की बात कि लार्जली लार्ज कैप्स में प्रेशर है, अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट इतना बुरा नहीं फेयर कर रहा है। मिड कैप्स क्योंकि महज 1/3% का दबाव है, स्मॉल कैप्स में भी 1/4% की कमजोरी है। मार्केट ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव नजर आएगी आपको, यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या अभी भी ज्यादा है गिरने वाले। तो ब्रॉडर मार्केट में वो पेन नहीं है, ये लार्जली लार्ज कैप सेंट्रिक पेन जो है ज्यादा स्क्रीन पर है। अनवाइंडिंग का प्रेशर वहां पर ज्यादा है। लेकिन आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, महीने का लास्ट थर्सडे है। ऐसे में सचिन, कोई होप्स सेकेंड हाफ में कुछ रिकवरी, कुछ कवरिंग का फायदा मिलना है? कोई ट्रेड नजर आता है निफ्टी बैंक में या नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। इनफैक्ट जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर है एंड जिस तरीके से रोटेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है और थोड़ा सा दबाव रह सकता है ड्यूरिंग द डे। अगर हम ओवरऑल सपोर्ट्स की बात करें तो कल भी हमने एक लेवल दी थी अराउंड 13,700 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वो एक काफी क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है आज के एक्सपायरी के लिहाज से। बट जिस तरीके से फिलहाल परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है मोटा मोटी एक स्विंग बन सकता है 13,700 के आसपास, बट एक्सपायरी कहीं जाकर 13,800 के आसपास ही शेप अप होनी चाहिए जिस तरीके से अभी तक ऑप्शंस डेटा है एंड प्लस रोल ओवर डेटा है। तो क्लियरली जिस तरीके से रोटेशन हो रहा है वो काफी अनहेल्दी है। सो मुझे लग रहा है जिस तरीके से आईटी एक पैक जो है, जो काफी समय से आउट परफॉर्म कर रहा था, वहां पर भी थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। जो दिग्गज है रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर ऑलरेडी एक कंसिस्टेंट लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे लग रहा है और थोड़ा सा ड्रैग कर सकता है मार्केट। एंड जिस तरीके से हम इवेंट के पहले ये मंदी देख रहे हैं, मुझे लग रहा है वो काफी क्रिटिकल है। एंड जिस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग एंड ट्रेडिंग हो रही है, वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर दबाव जारी रह सकता है। फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव 13,700 का सपोर्ट होगा, बट एक्सपायरी मोटा मोटी मुझे लग रहा है 13,800 के आसपास ही शेप अप होनी चाहिए। 13,800 की अहमियत समझिए। अब तक दिन के दौरान जितना भी प्रेशर आया, उसकी सैंक्टिटी को मोटा मोटी हमने मेंटेन करा है। और क्योंकि मंथली एवरेजेस की तो नीचे गिर गए थे हम, अब जो अगले वीकली एक्सपायरी है उसमें 13,800 के लेवल्स पर सबसे तगड़ा बिल्डअप है। 4 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। एटलीस्ट अब तक उन स्तरों को हम डिफेंड करने, तो वही एक सेविंग रेस है आज के ट्रेडिंग सेशन का। लेकिन देखते हैं सेशन बाकी कैसा पैन आउट होता है। अभी भी 13,800 के आसपास से ही वहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वहां के लेवल्स वो मीनिंगफुली वो तोड़े नहीं है हमने। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। कोई भी इंटरेस्टिंग स्टॉक होगा तो सचिन है, उनसे उन स्टॉक्स पे बातचीत कर ली जाएगी। लेकिन सबसे पहले बताया जा रहा है हम बंगलुरु जा रहे हैं और बंगलुरु से कृतिका जुड़ती हुई। कृतिका, हाय, गुड आफ्टरनून। कृतिका, आपकी स्टॉक क्वेरीज पे आऊं उससे पहले, कब से शेयर मार्केट्स में और कैसा रहा अब तक का स्टॉक मार्केट्स में आपका जो एक्सपोजर है? सर मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, लाइक 1 ईयर हुआ है। हाँ, 1 ईयर हुआ है, मतलब ये लॉकडाउन के आसपास ही शुरू हुआ था क्या स्टॉक मार्केट में आना? हाँ सर, तभी स्टार्ट किया था। क्यों? बस ऐसे इंटरेस्ट था और घर बैठे बैठे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो स्टार्ट किया। तो अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं सर। तो ये आप सीख कैसे रहे हो? अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से या फिर कोई मदद भी कर रहा है घर पे या ब्रोकर से कांटेक्ट हो रहा है? कैसे हो रहा है ये प्रोसेस?
पढ़ाई तो की थी सर इस सब्जेक्ट के बारे में, फिर घर पे पापा करते हैं तो उनसे एडवाइस लेके स्टार्ट किया है। अरे वाह, अच्छा तो तो अभी जो स्टॉक चूज कर रहे हो आप लोग, पापा और आप मिलके कर रहे हो कि अब आप इंडिपेंडेंटली अपना ट्रेड लेना लगे हो? नहीं नहीं, अभी तो एडवाइस लेके हेल्प लेके कर रही हूँ, इंडिपेंडेंटली तो अभी नहीं किया है अभी तक। हाँ, अच्छा कृतिका, पहला 2 क्वेश्चन से मुझे बताया जा रहा है, पहला स्टॉक कौन सा जो पोर्टफोलियो में जिस पे सवाल है? पहला है रिलायंस है, 20 शेयर से 2170 के रेट से। और कृतिका ये लिया था लॉन्ग टर्म के लिहाज से या कोई मोमेंटम चेज कर रहे थे, छोटी अवधि के लिए ट्रेडिंग करी थी, क्या रैशनल था रिलायंस में उतरने का? सोचा तो लॉन्ग टर्म के लिए ही था। तो अभी पता नहीं क्या करना चाहिए, तो इसलिए एडवाइस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सचिन, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या सही बेट है? कृतिका की बाइंग 2170 के लेवल्स पे हुई है, क्या करना चाहिए इनको? ऑलरेडी स्टॉक को अगर हम इंटरमीडिएट ट्रेंड के लिहाज से देखें तो वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छी करेक्टिव आ चुकी है। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो 2370 के स्विंग हाई बनाने के बाद लगभग 1900 के आसपास एक बेस बनाने की प्रोसेस में है। सो आई थिंक यहाँ पर अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे लेवल के आसपास उन्होंने इन्वेस्ट किया है। एक बड़े स्विंग के नजदीक नहीं है, एक कंसोलिडेशन फेज में ही किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको बने रहना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर वीक तभी होगा जब 1760 के नीचे वीकली बेसिस पे कभी क्लोजिंग आती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे काफी कम लग रही है। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा यहाँ से डिक्लाइन होता भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए से पोजीशन और ऐड की जा सकती है। स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए 1760 का। 1760 कृतिका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जब तक वो नहीं टूट रहे रिलायंस एक बेहतरीन बेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इन लेवल्स के आसपास चाहें तो फर्दर ऐड कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं इस काउंटर में, ताकि आपका जो एवरेजेस है थोड़े से और नीचे सरकते हुए नजर आए। अच्छा, रिलायंस की बात हुई है, कृतिका का सवाल, सचिन का जवाब, लेकिन मैं बीच में हूं। ये प्लेटफॉर्म जो है दरअसल इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमेशा याद रखिएगा। कृतिका, अगले सवाल के लिए लौटूंगा समय रहा तो। अब मैं जा रहा हूं लखनऊ, और लखनऊ से इंदु शर्मा जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। और इंदु शर्मा जी का जैसे मैंने नाम पढ़ा लिस्ट में तो मुझे याद आया, इंदु जी आप पहले जुड़ी थी लास्ट वीक और हम दोनों की चर्चा नहीं हो पाई थी, है ना? आपने अपनी ग्रैंड डॉटर को साथ में बिठाया था, उसके बाद वो बातचीत ही नहीं हो पाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा, याद रहता है मुझे। ग्रैंड डॉटर को हाय कहिएगा। वो खड़ी हुई है हाय कहने को। हाय, मैंने सुना है पूरा सेटअप करके उसी ने दिया आपको, एकदम टेक्स हैवी है मतलब वो। हाँ जी, वो आपके लिए भी बहुत बोल रहती है कि फुल डे काम करते हैं सुबह से। हाँ, तो इसको स्क्रीन पर रखिए, बिल्कुल अच्छी बात कर रही हो। नहीं सच में, ये आज मुझसे बोल रही थी हाँ। कि ये एम्प्लॉय नहीं रखते, खुद ही सारा काम करते हैं। एम्प्लॉई हैं हम, बता दीजिए। हमने बताया, बता दिया। अच्छा इंदु मैम, इससे पहले लिंक कटे, कुछ भी लफड़ा हो सब पूछ लेते हैं। पहला सवाल कौन सा है इंदु मैम? मेरा सवाल है, स्पार्क के मैंने 152 लिए हैं। 152 लिए? 700 से शेयर्स हैं 152 के रेट से। क्यों लिए थे? ये 200 से ऊपर जाएगा यही सोच के लिए थे। और ये कैसे पता चला आपको 200 के ऊपर जाएगा? आपका चैनल देखते हैं हम। हाँ, और चैनल पे रिकमेंड हुआ था और इसलिए ले लिया। 250 के लिए रिकमेंड हुआ। 250 आपको हो रहा है 30-35 रुपए का फायदा पर शेयर। अब सवाल है कि ये 200 प्लस जा रहा है, 250 प्लस जा रहा है, या यहीं पे मुनाफा बांध लूं, है ना इंदु मैम? हाँ बस यही चीज। बिल्कुल ठीक। सचिन, स्पार्क 150 पे लिया हुआ है, अच्छा मुनाफा हो रहा है, इंदु मैम को होप है कि 200 या 200 प्लस जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आप बताइए। और आप होते तो क्या करते, मुनाफा बांधते या नहीं? देखिए आशीष जी, स्पार्क का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी हेल्दी है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसमें एक करेक्टिव फेज आई थी वो करेक्टिव काफी ग्रेजुअल रही थी। ओवरऑल अगर हम पूरे सेक्टर को भी देखें तो मुझे लग रहा है वहां पर एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस या लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था जिसके टारगेट लगभग अराउंड 240 के आसपास के ही है। सो मुझे लग रहा है 250 का जो उनको टारगेट किसी ने दिया था वो भी काफी वैलिड ही होगा जिस तरीके से ये प्राइस पैटर्न है।
तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेज पे तो अक्यूमुलेट करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट अगर इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको होल्ड करनी चाहिए 165 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड 240 जैसे ही आ जाता है मुझे लग रहा है वहां पर एक बार उनको वापस अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। वाह, तो अच्छी तेजी मिल गई ऑलरेडी, अच्छी तेजी और मिल सकती है मैम, होल्ड करें। और स्पार्क के साथ अच्छी बात कि कई लोग सन फार्मा को लेकर बुलिश हो रहे हैं 2021 में, तो उसका सेंटिमेंट इंपैक्ट भी स्पार्क में वैसे ही देखने को मिलेगा। तो ठीक है, होल्ड करना है आपको, स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा। क्विकली बंगलुरु जा रहा हूं, बंगलुरु तो हुआ आया था मैं राजकोट जाना है मुझे। राजकोट से देवांशी जुड़ रही है हमारे साथ, देवांशी शाह। देवांशी हाय, गुड आफ्टरनून। देवांशी, कब से स्टॉक मार्केट में आप? सर मैंने तो लॉकडाउन से ही ट्रेडिंग शुरू की है। ये सब लॉकडाउन से क्यों? आपने लॉकडाउन से क्यों शुरू करा? ऐसा क्या हुआ था जो लॉकडाउन में स्टॉक मार्केट की याद आई? सर मतलब मैं अपने पापा और अंकल की स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस सुनते आ रही थी पहले से। हाँ। पर फिर अभी मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ तो फिर टाइम नहीं मिल रहा था और लॉकडाउन ऑनलाइन स्टडीज थी, इसलिए फ्री टाइम मिला तो उसमें सारा रिसर्च और एनालिसिस का कैसे करना है वो सब सीखा। उसके बाद से मैंने ट्रेडिंग तो स्टार्ट। पढ़ लिख के आए आप, स्टॉक मार्केट पे उतरे, और पापा और अंकल की स्टोरीज बहुत अच्छी थी क्या स्टॉक मार्केट की? खूब कमाई करी क्या उन लोगों ने? हाँ सर, वो लोग तो हर्षद मेहता के टाइम से करते आ रहे थे, तो फिर अभी स्कैम 1992 देखा ना, तभी भी समझ में आया कि वो लोग के साथ कैसा के मतलब ये सारी उनके साथ हुआ था क्या? कैसे उनका पोर्टफोलियो गड़बड़ा गया था उस समय क्या? हाँ, वो उनका भी ऐसा हो गया था, पर फिर भी वो लोग तो बाद में प्रॉफिट में ही थे। अरे वाह। अच्छा, अभी सवाल क्या है देवांशी हमारा? सर मैंने मेरिको लिए हुए हैं 200 शेयर 422.6 के रेट से। मैरिको तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा ना? नहीं सर, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए लिया है अभी तो। पर अभी मार्केट बजट आ रहा है तो बहुत वॉलेटाइल है, तो फिर मैं अभी स्टॉप तो लॉस पापा और अंकल क्या कह रहे हैं बजट के? नहीं, पापा और अंकल क्या कह रहे हैं, बजट के बाद तेजी होगी क्या, मुनाफा वसूली आने वाली है? पूछा क्या उनसे आपने? हाँ मैंने पूछा, वो लोग तो बोल रहे हैं कि गिरावट आ सकती है। तो फिर उन्होंने हर्षद मेहता के टाइम से बाजार देखा हुआ है तो ज्यादा जानते ही होंगे। लेकिन सचिन, मैरिको लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? 422 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। रिजल्ट्स तो अच्छे आए, कमेंट्री अच्छी थी, लेकिन अब ये बात भी सही है, हो सकता है बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा है, एक बड़ा इवेंट है बाजार के सामने, कैसे अप्रोच करूं? आपने मैरिको का नाम लिया देवांशी, मैरिको चलने लगा आज स्क्रीन पर, लेकिन क्या करना चाहिए इनको? डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए। एक तो लो बीटा काउंटर है, प्लस अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर मंथली चार्ट्स पे, क्वार्टरली चार्ट्स पे जो ब्रेकआउट हुए थे उसके टारगेट्स लगभग अराउंड 450 के आसपास के आ रहे हैं। एंड यहाँ पर भी अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस काफी ब्यूटीफुली इसने मेंटेन की है। हाल फिलहाल में भी अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर स्पाइक्स जो बन रहे हैं वो एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ था कल के सत्र में, और आज वापस उसका फॉलो थ्रू मूवमेंट आ रहा है। सो लगभग उनके कॉस्ट के आसपास ही है। सिंस मार्केट एक इवेंट के आसपास पोजीशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस यहाँ पर दे रहा हूँ। 370 जब तक होल्ड कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक इनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। एंड 450 के आसपास जैसे ही स्विंग्स बन जाते हैं अगले कुछ हफ्तों में, वहां पर अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, वाकई बड़े इवेंट की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन हमेशा जरूरी है, और वही हम कर सकते हैं अपने रिस्क को कंट्रोल। ठीक बात। अच्छा, इस बीच मैरिको की बात बता दूं, मैरिको का मैनेजमेंट 1:30 बजे आज मेरे साथ जुड़ने वाला है। देवांशी, आप भी सुनिएगा, जानिएगा आपकी कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं। उनके सीएफओ पवन अग्रवाल साहब जुड़ेंगे। लेकिन मैं इस बीच, सचिन ने कहा था बाजार में मत उतरिएगा, बाजार दबाव दिखा सकता है। तो वो जो मैं कह रहा था 13,800 की सैंक्टिटी गई, 13,760 पे बाजार, 1.5% की कमजोरी, दिन के फ्रेश लोज पे समय भारतीय बाजार कामकाज करते हैं। और इस समय का दबाव जो आया है, बैंक निफ्टी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी अब 1.5% की कमजोरी दिखाता हुआ पहले आउट परफॉर्म कर रहा था, और उस इंडेक्स में अचानक प्रेशर, और उसका खामियाजा आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए बैंक निफ्टी जो करेक्ट हुआ है। बाजार इंटरेस्टिंग है। एक काम कर रहा हूं, इंदु जी, कृतिका जी, देवांशी जी, सॉरी आपके अगले सवाल नहीं ले पाऊंगा, मुझे ब्रेक लेने का समय हो चुका। आप लोग का धन्यवाद जुड़ने के लिए। इंदु मैम, सॉरी मैं भूल गया, ग्रैंड डॉटर का नाम नहीं बताया आपने। लो, आवाज गई, नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ, ग्रैंड डॉटर का नाम नहीं बताया आपने। नासिया। नासिया जी, नासिया, बाय बाय, थैंक यू जुड़ने के लिए। सचिन जी, और आपने मेरे से नहीं पूछा कि ये कब से कर रहे हैं? मैं 85 से कर रही हूँ। मैं जानता था आप इंडस्ट्री वेटरन हो, इसीलिए नहीं पूछा ना। टेक्सटाइल ऐसे बाजार में, कौन सा स्पार्क ऐसे बाजार में आप 40 रुपए ऊपर बैठे हो मैम,
तो आप तो वेटरन इंडस्ट्री के, प्रॉब्लम क्या है? सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो लास्ट हफ्ते शायद हम लोग की इसमें बात हुई थी, इसलिए मैं फिर से नहीं उतरा था उस पर, लेकिन धन्यवाद सचिन जी आपका। ओ बात ही नहीं हो पाई थी, सॉरी। तो 85 से मैम सचिन जी धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक इसलिए जल्दी ले रहा हूं क्योंकि बजट सामने खड़ा है, 1.5 दिन नहीं बचा हुआ है। क्या इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, स्पेस, क्या क्या हो सकता है 1 फरवरी यानी कि मंडे के बजट अनाउंसमेंट पे, इस पर फोकस करेंगे। यतिन स्टूडियोज में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या है उम्मीदें इस सेक्टर की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बजट उम्मीदों की। बजट आने में महज 4 दिन का वक्त बचा है। सभी सेक्टर्स की अपनी अपनी विश लिस्ट है। तो आज इस समय बातचीत करेंगे हम लोग फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस की। क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें ला के बैठा है ये उस 1 फरवरी के ऑल इंपॉर्टेंट बजट प्रेजेंटेशन से, ये बताएंगे आपको यतिन। यतिन गुड आफ्टरनून, क्या एक्सपेक्टेशंस है? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए हमने काफी सारे ब्रोकरेजेस की डेटा कंपाइल की है, इंडस्ट्री की विशलिस्ट कंपाइल की है। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर है बहुत बड़ा है। फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर आप बात करें तो पिछले कारोबारी साल में आवंटन बजट में लगभग 70,000 करोड़ था, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। तो इस साल उम्मीद ये होगी कि फर्टिलाइजर का आउटले जो है वो बढ़े, सब्सिडी किसानों को ज्यादा दी जाए, और दूसरी बात के जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी जिसको कहते हैं, वो फर्टिलाइजर सेक्टर में कहीं ना कहीं लागू हो। इसकी रोड मैप जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करे, जिससे किसानों को सीधे अपने बैंक अकाउंट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी मिल पाए। जैसे हमको आज की तारीख में एलपीजी गैस की सब्सिडी अपने खाते में मिलती है, उसी हिसाब से कुछ फर्टिलाइजर के लिए भी वर्कआउट करने की कोशिश हो रही है पैन इंडिया लेवल पे। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म होगा फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। दूसरा, अगर आप बात करें केमिकल सेक्टर के लिए, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो हमने देखी है, फार्मा के लिए आई, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई, तो अभी केमिकल्स के लिए एक पीएलआई लाई जाए और बजट या बजट के बाहर ये काम किया जाए, ऐसा केमिकल इंडस्ट्री की मांग है। और 2-3 केमिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं उसमें है पीटीए, प्यूरिफाइड ये ट्रिप्टालिक एसिड है, जो टेक्सटाइल्स में यूज होता है, उस पे जो टैक्स लगाया है सरकार ने वो निकाला जाए। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया पे जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उसको कम किया जाए, ताकि केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री दोनों को बेनिफिट हो जाए और कॉस्ट उनके कम हो जाए, और वो कॉस्ट जो कम होते हैं वो किसानों को और कंज्यूमर को बेनिफिट में दिया जाए। तो ये इंडस्ट्री की बहुत समय से मांग है। अच्छा, स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रहेंगे, उनमें से अल्काइल अमाइन, कनोरिया केमिकल, कैमलिन फाइन, सुप्रीम पेट्रो, जीएनएफसी, आरसीएफ, एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर्स, रैलिस, फैक्ट, ये सब शेयर शामिल हैं। तो एक केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर, क्योंकि हम इंपोर्ट पे ज्यादा निर्भर हैं, तो आत्मनिर्भर इस सेक्टर को कैसे बनाया जाए, पीएलआई कैसी लाई जाए, चाइना से किस तरीके से कॉम्पीट किया जाए, वो सब जो है मेरे हिसाब से बजट में काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे सेक्टर के लिए टू वॉच। क्या सेक्टर पकड़ा है आपने? बजट से पहले पूरा का पूरा फर्टिलाइजर स्पेस झूम रहा है। एनएफएल 10%, फैक्ट 7%, मद्रास और बेंगलुरु 5-5%, दीपक और चंबल 3-3%, वो तब जब भारतीय बाजारों में 1.5% की कमजोरी है। इस तरह से फर्टिलाइजर का आउट परफॉर्मेंस, तो होप्स तो हैं। इस 1 फरवरी के बजट से देखते हैं क्या क्या डिलीवर होता है, उसके बाद यतिन से जानेंगे क्या एक्सपेक्टेशंस थी और एफएम साहिबा ने क्या दरअसल दिया। लेकिन चलिए इस नोट पर आज की इस पेशकश में इतना ही। ब्रेक के उस पर हर्षदा जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी आपके लिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।